दोस्तों, डॉक्टर संजीव कुमार का अनुस्वार मंच पर बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। और आज हमारे साथ हैं जाने माने व्यंगकार व्यंगालोचक श्री सुरेश कांत जी, और आज हम उनसे उनकी साहित्यिक यात्रा पर पड़ताल करेंगे। तो नमस्कार सर, आभार, अभिनंदन कि आपने अपने बहुमूल्य समय से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला, और वो भी तबीयत नाशाद होने के बावजूद भी आपने समय दिया। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, और आपका भी आभार। तो लाजिमी तौर पर हम आपसे साहित्यिक यात्रा के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपकी। तो शुरू करते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी साहित्यिक यात्रा की, कब और कैसे और किसकी प्रेरणा से? मैं पिछले दिनों को याद करूं, अपने अतीत को याद करूं मैं। जी सर। तो मुझे याद आता कि मैं जब कॉलेज में था, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में था मैं, तो उस समय मैंने एक कविता लिखी थी। हाँ जी। कुछ अपने कक्षा के सहपाठियों के ऊपर। अच्छा। जी। और वो कविता काफी, मतलब जब सबके बारे में कुछ कुछ बताने वाली कविता थी, सभी सहपाठियों के बारे में, तो उनको काफी मजा आया। लेकिन कविता मेरे व्यक्तित्व में है नहीं, इसलिए वो एक मतलब तात्कालिक मनोरंजन की चीज बन के रह गई, और मैंने गद्य लिखना शुरू किया। मेरी पहली रचना मतलब कुछ मेरे स्वभाव में कुछ इस तरह से था कि मैं जो समाज में विसंगतियां हैं, जो कुछ गलत चीज दिखाई देती है, मतलब सरल शब्दों में जो गलत है, चाहे वो अन्याय है, उत्पीड़न है या कुछ भी है, तो उसके प्रति एक विद्रोह जैसा भाव युवावस्था में रहता भी है, और मुझ में कुछ ज्यादा ही था। तो मैंने एक हमारे मोहल्ले में एक कुछ पुलिसिया जाति जैसी हुई थी, तो उसको लेकर के मैंने एक रचना लिखी थी, जो सरिता में छपी थी। सरिता नाम की पत्रिका थी, जी जी, उसमें छपी थी वो, और चूंकि छप गई, और उसको उस समय सरिता काफी मतलब उसका काफी प्रचार प्रसार था, तो उसको जो है काफी मतलब नोटिस भी किया गया, और पारिश्रमिक भी मिला। मुझे याद है उस समय 50 रुपए के करीब मिला था। जो नहीं जाना, फिर तुमने अपने आप फोन करके बुला के उसको बोल भी दिया। किसको बोल रहे हैं? सॉरी जी। जी, तो मतलब उससे जो है पारिश्रमिक भी मिला और चर्चा भी हो गई कुछ। हमारे यहाँ, हमारे कॉलेज में हमारे गुरुजी थे आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी, हमें पढ़ाते थे वो, और स्वयं भी व्यंग्यकार थे वो। तो उन्होंने ये पहचाना कि यार ये कुछ लिख सकता है। वो एक लेखक मंडल भी चलाते थे। अच्छा। मतलब वो अपने घर पर 15 दिन में एक बार शायद सभी को, जितने भी नवोदित लेखक थे और जितने भी वरिष्ठ लेखक थे, उन सबको बुलाते थे, और उसमें जो है वो सबको अपनी अपनी रचना पढ़ने का मौका देते थे। तो उन्होंने कुछ पहचान लिया कि इस लड़के में कुछ है, इस तरह की चीज। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया लेखक मंडल में, और फिर मैंने इस तरह से उनकी प्रेरणा से लिखना शुरू किया। और लेखन भी डॉक्टर साहब अध्यात्म की तरह अपनी पहचान है जी। अगर आप पहचान लेते कि आप क्या हैं, तो आपकी गति बहुत तीव्र होती है। और अगर आप नहीं पहचान पाते, तो आप यहाँ हाथ मारते हैं, वहां हाथ मारते हैं, कविता में, कहानी में, इसमें उसमें करते रहते हैं, और बहुत देर बाद अगर मतलब होता है, तो बहुत देर बाद पता चलता है हमें कि हम तो ये लिख सकते थे। जाना कहाँ था, कहाँ पहुंच गए, और बड़ी देर में, मतलब बड़ी देर कर दी आते आते। लेकिन मेरे साथ संयोग ये ऐसा हुआ कि मैंने, मतलब मुझे
मैंने क्या पहचान लिया, मैं ये कहना तो एक मतलब गलत होगा कि मैंने पहचान लिया, बल्कि मुझसे ऐसा संयोग हो गया कि मैं अब उसी फील्ड में उतरा जिसमें मैं, जो मेरा व्यक्तित्व का हिस्सा था, जो मैं कर सकता था, और इसी वजह से मेरी गति बहुत तीव्र रही। हाँ मतलब मैंने व्यंग्य में शुरू से ही बहुत ज्यादा तेजी से प्रगति की, व्यंग्य लेखन में। जी। फिर तो कई रचनाएं छपी, सारिका में छपी। उस समय सारिका में कन्हैयालाल नंदन हुआ करते थे, जो व्यंग्य के प्रेमी थे। प्रेमी क्या मतलब, आप समझिए कि उससे पहले, सारिका के संपादक बनने से पहले, वो धर्मयुग में, बॉम्बे धर्मवीर भारती जी के संपादन में जो धर्मयुग निकलता था, उसमें वो बच्चों के पृष्ठ के साथ व्यंग्य का ही पृष्ठ देखते थे। इस कारण वो व्यंग्य कारों से उनका काफी लगाव भी हो गया था। तो सारिका में संपादक हो गए वो, तो सारिका में भी स्थान मिलने लगा। दिल्ली में एक हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान नाम का साप्ताहिक था, धर्मियों की तरह ही। हाँ। उसमें छपने लगे। तो इस तरह से काफी रचनाएं मतलब व्यंग्य की छपने लगी मेरी। तो ये प्रकाशन की यात्रा कब से प्रारंभ हुई? और प्रकाशन की यात्रा मतलब जब मुझे, आप समझिए कि 1976 की बात बता रहा हूं मैं। उस समय 20 साल का था मैं। उस समय मेरी छपी हुई रचनाएं इतनी हो गई थी कि एक संकलन तैयार कर लिया मैंने। अरे वाह। लेकिन कुछ देर हो जाने के कारण, मतलब वो तुरंत पब्लिशर को नहीं दिया जा सका। तो बाद में फिर मैंने उसको देखा, तो वो मुझे मतलब मैंने अपना, मतलब मेरा इतना विकास हो गया था कि मुझे वो रचनाएं जो कि छपी हुई थी अच्छी अच्छी जगहों पर भी, मुझे बचकानी लगने लगी। वो मुझे लगा कि सब ये सब ठीक नहीं है, मतलब संकलन योग्य नहीं है। ऐसा ही किस्सा प्रेम जी के साथ हुआ। अच्छा। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा एक बार अगर आपने पेन से अपनी कविता कागज पर लिख दी तो जी वो पब्लिक डोमेन का आइटम हो जाती है। जी 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 उस पर आपका जाना पूर्ण अधिकार नहीं रहता, जी इसलिए आप वो सारी की सारी निकालिए, उनको उनको उद्घाटित करते हैं। जी जी जी। तो उनसे सारी सारी पुरानी सब निकलवा करके उनको अच्छा। वो भी कहते थे कि पता नहीं कैसी कैसी हैं। हमने कहा सब अच्छी अच्छी हैं। जी जी। तो वो संकलन फाइलों की सड़क नाम रखा था मैंने उसका। वो मतलब मैंने उसको अस्वीकृत कर दिया। मुझे नहीं छपवानी है ये रचनाएं कोई अब। मतलब थोड़ा, इसका मतलब ये है कि थोड़ा मेरा विकास हो गया था पहले की तुलना में। और उसके बाद साहब मैंने 1978 में एक उपन्यास लिखा, ब से बैंक। बा से बैंक, वाह। जी। वो जो है 1976 में लिखा था, 76 में। और फिर मैंने उसको साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपने भेजा, क्योंकि मैं दिल्ली में था, वो पत्रिका भी दिल्ली में थी। जी। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि वो हफ्ते भर के भीतर वापस आ गई। अरे। पहले ऐसा होता था, रचनाएं जो हैं वो संपादक के अभिवादन और खेद सहित वापस आ जाती थी। तो मुझे ये लगा कि मैंने उसमें कुछ प्रयोग किए थे, मतलब कई तरह की शैलियां इस्तेमाल की थी, कुछ प्रयोग किए थे अपनी तरफ से। जी। तो मुझे ये लगा कि ये ठीक नहीं रहा, शायद ये स्वीकार्य नहीं है पाठक जगत को, संपादक वगैरह को। और मुझे इसको एक साधारण सरल तरीके से मतलब पुनर्लेखन कर देना चाहिए इसका, सामान्य रूप से जैसे उपन्यास होते हैं। तो उसमें मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा इसमें 2-3 महीने। तो तब तक मैं इसको कहीं और भेज के देख लेता हूं, अगर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको पुनर्लेखन करूंगा इसका। जी। तो मैंने इसे धर्मयुग में भेज दिया। और संयोग देखिए कि जो चीज साप्ताहिक हिंदुस्तान दोयम दर्जे की पत्रिका मानी जाती थी धर्मयुग के सामने, उसी को फॉलो करती थी, वो उसी की तरह तर्ज पर चलती थी, लेकिन वो धर्मयुग में छप गया। तो जब धर्मयुग में छप गया, ये मार्च 1978 होली विशेष अंक की बात है जी। और उसके बाद 2-3 अंकों में तो फिर वो मतलब फिर तो मेरा उत्साह बढ़ गया। फिर मुझे ये लग गया कि जब धर्मवीर भारती के संपादन में छपने वाली पत्रिका ने इस स्वरूप को स्वीकार कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, अब इसमें और कुछ नहीं करना। और बस जो करना था वो कर चुके थे भैया, नरेंद्र कोहली जी के लेखन मंडल में उनको दिखा चुका था मैं। अच्छा, नरेंद्र कोहली जी जो है वो बहुत ही निर्मम बहुत निर्मम संपादक थे वो।
जी। निर्मम आलोचक थे वो, मतलब बिल्कुल ऐसी बात, अभी उनका स्वभाव इसी तरह से ही था, इसलिए बहुत कम लोग टिकते थे, और जो टिक जाते थे वो टिके रह जाते थे, यूं समझ लीजिए। तो उन्होंने उनकी देखरेख में काफी निर्ममता से जो है काफी निर्ममता से उसमें फेरबदल सुझाए थे, वो मैंने सब स्वीकार कर लिए। उस समय तो न कंप्यूटर था, न टाइप राइटर वगैरह होता था, हाथ से ही सब करना पड़ता था। तो हाथ से मैंने उसे 4-5 ड्राफ्ट तैयार किए। फिर जब ये लगा कि ठीक है और गुरुदेव की अनुमति भी मिल गई, तो फिर उसको मैंने इधर उधर छपने के लिए भेजा था। तो खैर वो धर्मयुग में छप गया, और चूंकि धर्मयुग में छप गया, फिर तो धर्मयुग की का प्रचार और उसका जो महत्व था और सम्मान था उस पत्रिका का बहुत ज्यादा था। और फिर तो मतलब मैं जहां भी जाता था, जैसे मैं बंबई में था उस समय जब छपा ये, तो मतलब 1980 में छपा था, फरवरी 1980 के मेले में रिलीज हुआ था ये, समझ लीजिए। तो मैं उस समय बस मैं दिल्ली था और बंबई चला गया था मार्च में, रिजर्व बैंक में ज्वाइन किया था मैंने अधिकारी के रूप में। तो फिर तो वहां से मैं ट्रांसफर होके जहां भी गया, वो मतलब ये यश जो है मेरे आगे आगे चलता रहा, इतना ज्यादा था। सब लोग ये, अच्छा बॉस है बैंक वाले सुरेश कांत जी, ये होता था। तो 1980 में क्या है कि वो आप धर्मयुग में छपने से ये मान लिया गया कि नहीं, आपकी जो मूल्यांकन होनी थी वो उच्च स्तर पर हो चुकी है। जी जी, ये तो मतलब मुझे ये मेरा सौभाग्य रहा। हाँ, उसके कारण से सब लोगों ने आपको उसी मूल्यांकन के लेवल पर जी जी, बिल्कुल सही बात, शुरू कर दिया। बिल्कुल। और फिर ये भी था कि मतलब जिसने भी इसको पढ़ा, मतलब ये तो है ही है। अब जैसे फरवरी 1980 के पुस्तक मेले में ये रिलीज हुआ था, उस समय बहुत लोग मेले में आते थे। उस समय एक डॉक्टर मतलब ये रविन्द्रनाथ त्यागी जी हुआ करते थे, मेरठ में थे उस समय, वो सीडीए कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स थे वो, और व्यंग्यकार थे वो। व्यंग्यकार है बहुत ही, मतलब त्रयी से कहते हैं, व्यंग्यकार त्रयी के एक सदस्य रहे हैं वो। और उनका लेखन बिल्कुल अलग, उन्होंने जो है मतलब वो प्रकाशक ने उनको दी वो पुस्तक, साहब ये पढ़िए, नई चीज आई है ये। तो उन्होंने पढ़ के मुझे एक पत्र लिखा। उस समय पत्र ही संपर्क के साधन होते थे। तो पत्र लिखा उन्होंने कि भाई मैं, इतना अच्छा उपन्यास लगा मुझे ये, कि मैंने घंटे भर में, मतलब दिल्ली से बॉम्बे की कार से यात्रा के दौरान ही पढ़ डाला इसको। ऐसे ही केपी सक्सेना जी उस समय बहुत लिखते थे, वो भी अच्छे हास्यकार थे। उन्होंने भी एक पत्र लिखा मुझे, मतलब परसाई जी की तरफ से मुझे प्रशंसा मिली, परसाई जी द्वारा। परसाई जी इस उपन्यास को रिकमेंड भी करते थे कि भैया ये जरूर पढ़ना। तो इन सब चीजों से मतलब ये मेरा सौभाग्य रहा, मुझे अच्छे लोगों का साथ मिला, अच्छे लोगों का मतलब उत्साहवर्धन मिला उनसे, तो ये एक प्रेरणा मिल जाती है। जी, ये सबसे बड़ी चीज होती है सर। जी, मतलब अगर आपको समय पर हाँ, उचित प्रोत्साहन मिल जाता है तो आप कहीं ज्यादा काम कर पाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो सही बात। और ये मेरा सौभाग्य रहा, मतलब मुझे शुरू से बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे गुरु मिले, बहुत अच्छे प्रशंसक मिले। और बहुत अच्छे, मतलब प्रशंसक जो थे वो यही नहीं है कि उन्होंने प्रशंसा कर, वो मार्गदर्शन भी करते थे, वो बताते भी थे कि देखो इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अगर गुरुदेव नरेंद्र कोहली जी का सानिध्य न मिला होता तो शायद मैंने जैसा भी लिख लिया था, पहली बात तो मैं पता नहीं लिख भी पाता कि नहीं लिख पाता, क्योंकि व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है कि भाई ये लिखते हैं तो मुझे भी लिखना चाहिए, मेरे गुरुजी हैं। और जब मैंने लिख लिया था, अगर उन्होंने न देखा होता तो शायद वो पता नहीं किस रूप में छपता, मतलब वो बात ना होती। लेकिन उन्होंने जो एक दक्ष और प्रतिष्ठित व्यंग्यकार द्वारा उसको देखा गया था, तो वो उसका महत्व बिल्कुल अलग ही हो जाता है। सही बात है। तो आपका जो व्यापक रचना संसार है वो, उसकी झलक देखना चाहेंगे सब लोग। जी। कुछ महत्वपूर्ण कृतियों का उल्लेख कीजिए, और अगर हो तो थोड़ा सा आपके आसपास अगर उपलब्ध हो तो जरा डिस्प्ले में भी। हाँ, मैं कर सकता हूँ थोड़ा सा, वो मैं बता दूं पहले, मतलब देखिए जब मैं व्यंग लिखता रहा, व्यंग उपन्यास लिख लिए, व्यंग फिर इसके बाद मेरा 2 साल के बाद एक व्यंग संकलन आया, अफसर गए विदेश। वो भी काफी चर्चित हुआ, उसे हिंदी अकादमी का पुरस्कार भी मिला।
और इसके बाद फिर मेरा एक व्यंग्य संकलन और आया, बलिहारी गुरु, वो भी पुरस्कृत हुआ। और इसके बाद जब 3-4 और व्यंग्य संकलन आ गए तो मुझे ये लगने लगा कि मेरे पास लेखन के लिए बहुत कुछ है जो व्यंग्य की विधा में समाता नहीं है। ठीक तो है। आप जानते हैं कि रचना जो है अपनी विधा खुद ढूंढती है। तो मैंने फिर व्यंग्येतर विधाओं में लिखना शुरू किया। मैंने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, उपन्यासों में भी ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, फिर नाटक लिखे। ओ, कानपुर में जब मैं बॉम्बे से दिल्ली आ गया और दिल्ली से कानपुर गया तो वहां 6 साल रहा मैं। अच्छा। और वहां हमारी एक नाटक मंडली बन गई थी जो हर 3 महीने में, मतलब वो बहुत चर्चित मंडली थी पूरे आसपास, मतलब कानपुर और आसपास काफी चर्चित थी। हर 3 महीने में हम एक नाटक करते थे। तो कानपुर में आप कहाँ पर थे? कानपुर में मैं रिजर्व बैंक में था, अच्छा। रिजर्व बैंक में पदस्थापित था। और रिजर्व बैंक का कार्यालय जो वहां जहां है वो माल रोड पर, उसके ठीक पीछे हमारी कॉलोनी हुआ करती थी, कॉलोनी है। वहां रहता था मैं। और ठीक आगे एक कॉलेज था जहां पर हम रिहर्सल करते थे। अच्छा। वो उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने दे रखा था कि हाँ ठीक है कर लिया करो। तो हम शाम को रात को वहां रिहर्सल, मैं रहता था अपनी मंडली के साथ। और उसमें ये था कि ये एक मौखिक करार था कि साल में एक बार मेरे नाटक का मतलब मंचन होगा। मतलब उनकी तरफ से आग्रह रहता था कि साल में एक बार तो जब वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा तो उसमें आपका नाटक होगा। तो इस तरह से नाटक लिखे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये बताऊंगा आपको जी। कानपुर मेरा जन्म स्थल है। अच्छा ये तो पता ही नहीं था मुझे। कानपुर मेरा जन्म स्थल है जी। और हमारी पीएचडी तक की शिक्षा वहीं हुई। अच्छा ओह अच्छा। तो कहाँ से? वीएसएसडी कॉलेज, विक्रमाजी सनातन धर्म। अच्छा। नवाबगंज में था। बहुत अच्छा। तो इस तरह से जो है मैं अन्य विधाओं में उतर गया। और उसमें भी, उन विधाओं में भी मुझे अच्छा एक धम्मम शरणम नाम का एक उपन्यास मेरा राजकमल से छपा जी, और काफी चर्चित हुआ। वो ऐतिहासिक उपन्यास है। वो जब स्वर्ण मंदिर पर ये जो आप जानते हैं कुछ हमला वगैरह हुआ था और ये सब, उसको जो है आतंकवादियों को बाहर निकाला गया था और ये सब जो कार्रवाई हुई थी जी, उसको देख करके मुझे ठीक ऐसी स्थिति मौर्य साम्राज्य के अंतिम समय में कुछ मतलब मठों में भी हुई है। हाँ, या सही करें। तो मुझे ऐसा बौद्ध भिक्षुकों के ऊपर अटैक होते थे। जी। तो वो स्थितियां मुझे मतलब लगने लगी। तो मैंने फिर वहां से एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था गुरुद्वार, जो गुरुद्वारा से रिलेटेड था मतलब। और ये उपन्यास मैंने राजकमल प्रकाशन को छपने के लिए दिया। मतलब भाई आप देख लीजिए अगर छाप सकते हो तो। वहां मतलब लेखकों की, राजकमल प्रकाशन का उस समय जो महत्व, जो स्थान था वो इतना ज्यादा था कि वहां पर नए लेखकों की एंट्री नहीं होती थी। मतलब नए लेखों का छपना लगभग असंभव था। तो मैंने उनको दे दिया, ठीक है आप देख लीजिए, छपेगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो लेकिन उन्होंने जो है उसको छापा और छापने से पहले उन्होंने जो है उसकी जांच करवाई। मतलब पैसे देके, मुझे याद है उस समय 1980 की बात है, ये 1980 में छपा था, सॉरी 1989 में छपा था वो। और उससे पहले 1-2 साल पहले की बात है। उन्होंने 5,000 रुपए का मानदेय दे करके एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक को, उससे उनकी राय मांगी थी उस पर। और उनकी तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद उन्होंने उसको छापा था। तो काफी चर्चित वो भी हो गया था। राजकमल प्रकाशन से ही मेरा बॉस है बैंक जो उपन्यास है उसका पेपरबैक एडिशन उन्होंने मांग करके प्रकाशक से, और उसको छापा था उन्होंने। तो इस तरह से राजकमल प्रकाशन चूंकि सबसे आगे अग्रणी प्रकाशक था उस समय, तो वो भी मुझे उसका भी थोड़ा सा लाभ मिल गया मुझे कि भाई अच्छी जगह से छप गया है। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो गया। जी। तो ये इतनी सारी विधाओं में काम करने के बावजूद आप क्या कहेंगे, कौन सी विधा आपको सर्वोत्कृष्ट लगी? देखिए सर्वोत्कृष्ट मतलब मेरा जो
स्वभाव है, मतलब जिसमें मेरा मन रमता है वो तो व्यंग ही है। मतलब व्यंग से ही शुरू किया, मैं व्यंग भी अभी भी करता रहता हूँ, दूसरी चीजें भी लिखता हूँ, मैंने अनुवाद भी बहुत किए हैं, बहुत किए हैं। मतलब मैं एक पत्रिका हुआ करती थी सर्वोत्तम, हाँ 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 ये रीडर्स डाइजेस्ट का हिंदी पत्रिका थी। जी। उसमें वो एक किताब छापते थे पूरी अनुदित। उसमें मैंने करीब 15-20 किताबें अपने शब्दों में मतलब पुनर्रचना करके उसमें दी थी। इसके अलावा भी मैंने काफी व्यंग्य की कई पुस्तकें और कई तरह की चीजें मतलब हिंदी में अनुवाद भी किए हैं मैंने, काफी अनुवाद किया है मैंने। अनुवाद भी मतलब, और अनुवाद पर मेरी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। मतलब यूं समझिए कि मैं ये लेखन के साथ मेरी ये दूसरा प्रेम है अनुवाद, और मैं उसको अनुवाद को इस तरह से करता हूं कि किसी को पता नहीं चल पाता कि अनुवाद है। जो मूल रचना है वो उसका अनुवाद लगने दिखाई देने लगती है, इस तरह से। तो ये जो आपके कहानियां हैं या जो लेखन है या इवन विसंगतियां जो हैं, इन सब के लिए कथानक कैसे आप चयन करते हैं? विषय कथानक तो मैंने कॉलम भी लिखे हैं अखबार में, पाक्षिक, साप्ताहिक और दैनिक कॉलम तक लिखे हैं मैंने अखबारों में, 3-4 अखबारों में दैनिक कॉलम भी लिखे हैं। तो ये लगता है आदमी को, मतलब मैंने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमें तो विषय नहीं मिल रहा, किस पे लिखे हम। और मेरे साथ ये थी, इस पे मैंने एक लेख भी लिखा था कि मेरे साथ तो विषय जो है वो दरवाजे पर खड़े प्रतीक्षा करते रहते हैं कि आज हमें चुन लें। नहीं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि विषयों की कोई कमी नहीं है, विसंगतियों की कोई कमी नहीं है। जी जी जी। फिर भी अधिकांश व्यंग्यकार जो है ना, उन्हीं कुएं के मेढक की तरह अपने लिमिटेड मामले में ही लिमिटेड वो रहते हैं। तो ये असल में उनकी ये मतलब सीमा है। व्यक्ति को हर मतलब विसंगतियों हर जगह है ना, चाहे वो साहित्य है, धर्म है, राजनीति है, समाज है, परिवार है, हर जगह विसंगति है आपको। लेकिन अगर आप एक ही नेताओं, पहले एक ट्रेंड चलता था कि परसाई के युग की बात है ये, मतलब राजनीतिज्ञों पर ही ज्यादा व्यंग्य किया जाता था, और ये आप मतलब भैया जी कहा जाता था उनको लेखन में भी। तो लेकिन ये वो नहीं, जो ये मतलब वैविध्यपूर्ण होना, ये तो रचनाकार का वो है। देखिए, 50 साल की अगर व्यंग्य यात्रा को गहराई से देखा जाए, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए जी, तो मेरे हिसाब से डिसऑर्गेनाइज्ड रही व्यंग्य साहित्य। जी जी। क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज भी हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और रविंद्र त्यागी के छाया से बाहर निकल करके कोई नए स्तंभ खड़ा नहीं कर पाया व्यंग्य विभाग। इसमें कोई शक नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि मतलब 10 से 15, मैं भी उसमें मैं ये कह रहा हूं कि वैसे देखा जाए तो 10 से 15 साल के पीरियड में पीढ़ी बदल जाती है, नए स्तंभ खड़े हो जाते हैं, पुराने लोग पुरोधा हो जाते हैं और नए स्तंभ जो है ना वो आगे की गतिशीलता को नियंत्रित करते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसे चल रहा है जैसे ठीक है, जो है सो है। किसी से कुछ कहो अगर कि यार ये क्या है, तुम राजनीति से बाहर आओ, तो कहते हैं हरिशंकर परसाई राजनीति पे लिखते थे। देखो आज उनको लोग याद करते, हमने कहा तुम हरिशंकर परसाई की देखिए, होता क्या है कि मतलब जब हम अपने अतीत को बाहर की तरह ढूंढने लगते हैं, उसकी छाया से बाहर नहीं आ पाते हैं। मतलब, और अतीत रहा भी बहुत समृद्ध है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसके बाद आप देखें तो वैसा व्यक्तित्व व्यंग्य में नहीं मिलता, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका कारण यह है कि व्यंग्यकार अपने उद्देश्य से भटक गए, मतलब वो विभिन्न अन्य चीजों में लग गए। करेक्ट है ना, पुरस्कारों में लग गए, अन्य मतलब उनमें लग गए, उनका ध्यान जो है भटक गया। नहीं, वैसे भी आप देखिए, हरिशंकर परसाई हो गए, शरद जोशी हो गए, रविंद्र त्यागी हो गए, आपके वो शिव शर्मा जी हो गए, इन 3-4 लोगों को अगर आप साठोत्तर या उस टाइम का पुरोधा मानेंगे तो ये तो स्तंभ रहेंगे, जैसे कबीर और सूरदास और तुलसी जैसे स्तंभ हैं। लेकिन उसके बाद कितने लोग पैदा हुए, ज्ञान चतुर्वेदी को ले लीजिए, सुरेश कांत जी को ले लीजिए, प्रेमचंद जन्मेजय जी को ले लीजिए, आपके आलोक पुराणिक को ले लीजिए, हरीश नवल को ले लीजिए। ये कम से कम ये जो 10 से 12 लोग जो
लोग हैं, इनके बीच में मूल्यांकन का कभी वही नहीं आया और इनमें से किसी को स्तंभ डिक्लेयर नहीं किया गया। ये बहुत मुझे गैर जिम्मेदाराना लगता है मुझे व्यंग्य शास्त्रियों का काम। हाँ, तो लेकिन व्यंग्य शास्त्री है कौन? व्यंग्य शास्त्री तो है नहीं ना। मतलब देखिए, अब जो व्यंग्य शास्त्री का काम कर रहे हैं वो ज्यादातर व्यंग्यकार हैं, जो वास्तव में जो आलोचक हैं, जो ठेठ आलोचक हैं, वो तो व्यंग्य पर ध्यान नहीं देते। जो कभी कभी कोई बात कहते हैं वो वही हैं जो कि व्यंग्यकार हैं। और व्यंग्यकार अगर व्यंग्य के बारे में कहेगा तो उसका कुछ संकुचित हो जाना स्वाभाविक है। वो किसी के बारे में, मतलब उसका व्यक्तिगत हो जाना स्वाभाविक है। एक छोटी सी, क्योंकि वो व्यंग्य भी लिख रहा है, वो लिख भी रहा है व्यंग्य और आलोचना भी अगर कर रहा है, तो वो कुछ मतलब उसका ये स्वाभाविक है कि वो अपनी पसंद के लोगों को आगे बताए, आगे बढ़ाए, अपना जिनको पसंद नहीं करता उनको ना बढ़ाए। इसलिए किसी व्यंग्य शास्त्री का होना, मतलब जो व्यंग्य आलोचक का आना बहुत आवश्यक है। और ये काम हुआ नहीं है, नहीं हुआ। व्यंग्य आलोचना के क्षेत्र में गिनती के 1-2 लोग मिलते हैं, जैसे आप हो गए, गौतम सान्याल जी हो गए, और बाकी तो सब व्यंग्य लिख ही रहे हैं। तो इसमें मुझे एक कहानी याद आ गई, यदि आप अनुमति दें तो मैं छोटी सी सुनाऊं। हाँ जी, हाँ जी। एक बेरोजगार आदमी इधर उधर भटकता रहा कि कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। तो उसने सोचा कि थोड़ा सा उंगली टेढ़ी की जाए, शायद काम बन जाए। तो एक राजा के दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि साहब, हम आपके यहाँ नौकरी के लिए आए हैं, क्योंकि आपके यहाँ कोई हाथी एक्सपर्ट नहीं और मैं हाथी एक्सपर्ट हूँ जी। तो राजा ने वजीर से पूछा, भाई देखो, हमारे पास कोई हाथी एक्सपर्ट नहीं है। वजीर ने कहा कि साहब, हाथी ही नहीं है तो एक्सपर्ट कहाँ से आएंगे, इसलिए नहीं रखे गए। तो राजा ने बोला, नहीं 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 नहीं, हमें भविष्य के प्रति जो है ना विजन रखना चाहिए, और हमारे पास अगर हाथी एक्सपर्ट होते तो हाथी आते। खैर वो उनका अपॉइंटमेंट हो गया, गाड़ी बंगला जो सब मिल गया, ऐश करने लगे। यार जरा सा झूठ बोलने से वो कितना जिंदगी बदल गई। लेकिन सिर मड़ाते ओले पड़े। 1-2 महीना गुजरे थे कि एक सौदागर हाथियों की फौज लेकर के पहुंच गया राज्य में। तो राजा के सामने जब बात गई तो राजा ने कहा, देखा मंत्री जी, अगर हम हाथी एक्सपर्ट ना रखते तो आज ये हाथी कौन डिसाइड करता। तो वजीर साहब ने बोला, साहब आपकी बहुत बड़ी दूरदृष्टि है, हम नमन करते हैं आपको। तो सौदागर से कहा गया कि कल सवेरे स्टेडियम में अपने हाथी खड़े कर दीजिए। अच्छा। वो हमारा हाथी एक्सपर्ट सेलेक्ट कर लेगा, वो सारे हाथी हम ले लेंगे। हाथी एक्सपर्ट अपना आया, गाड़ी से उतरा, आगे से पीछे तक गया, लाइन देखी, फिर पीछे से आगे आ गया, फिर आगे से पीछे गया, फिर पीछे से आगे आ गया। तो सौदागर को लगा कुछ चाहता है, खुर्राट लगता है मुझे। तो धीरे धीरे उसने उसको 5% ऑफर कर दिए। फिर वो अगली बार जो है चल पड़ा तो उसको 10 ऑफर कर दिए। ऐसे ही 5, 10, 15, 20 होते होते आखिर में वो थक गया। तो सौदागर ने कहा, देखो हुजूर, कास्ट टू कास्ट वाली बात है, हमें पैसा बचे ना बचे, हम हाथी वापस लेके घर नहीं जाना चाहते हैं। 25% सॉलिड आपको देंगे हम, और हाथी हमारे आप बिकवा दीजिए सारे। तो वो बोला, तुम्हें अपने कमीशन और हाथी बेचने की पड़ी, यहाँ जान की आफत आई हुई है, हमको ये तो समझ में आ नहीं रहा कि सूंड किधर है, पूंछ किधर है। डॉक्टर साहब, आपने जो है मतलब प्रसंगवश एक बहुत मतलब व्यंग्य की कमी पर मतलब नब्ज पर हाथ रख दिया। मतलब यहाँ पर जो है बिना हाथी के एक्सपर्ट यहाँ पर जो है बिना हाथी के एक्सपर्ट हो गए हैं। बिना हाथी तो खैर कुछ भी है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं। मैं फिर भी, देखिए, निराशा की कोई बात नहीं होती, समय अपने आप कराता है। मैं स्पष्ट कर दूं जी, मैं निराश नहीं हूं। मैं खुद भी व्यंग्यकार नहीं हूं, ना मैंने तो व्यंग्य लिखे हैं, लेकिन फिर भी मैं व्यंग्य के साथ काफी ज्यादा जुड़ा हुए हैं आप, निश्चित रूप से। हमने काफी किया, हमने व्यंग्य की किताबें निकाली, काफी किताबें आपने प्रकाशित की हैं, निसंदेह। और व्यंग्य पर हमने सम्मान भी रखे, पुरस्कार भी रखे। जी जी, बिल्कुल। जो कुछ भी मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैं तो पब्लिशिंग का पी भी नहीं जानता था। नहीं, लेकिन आप बहुत काम कर रहे हैं, आपने बहुत काम किया है, और व्यंग्य को आगे बढ़ाने में भी आपका बहुत योगदान है।
लेकिन मैं सारे वरिष्ठों के साथ ये प्रश्न उठाया, ज्ञान चतुर्वेदी से लेकर के जी और सुभाष चंद्र, प्रेम जन्मेजय जी, और आज आपके सामने भी, कि भाई व्यंग को व्यंग बनाओ तो बात, तो कोई बात बने। जी, बिल्कुल सही बात है। व्यंग को व्यंग बनाओ तो कोई बात बने, इस तरह तो बस सब किधर जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं। देखिए ये तो मैं मेरा आपको, जी लास्ट सेंटेंस सर मेरा, जी मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जी हम साथ देने को तैयार हैं कि व्यंग में मूल्यांकन होना चाहिए, और अगर जब जी पीछे नहीं जा सकते ज्यादा, तो कम से कम 2001 से 2020 के की जो पीरियड है, इस पीरियड में कौन 5 आदमी जो है ना स्तंभ के तौर पर माने जा सकते हैं, इस पर कुछ होना चाहिए। देखिए आप जो है व्यंग से सीधे जुड़े हुए न होते हुए भी आप इन चीजों को पहचान रहे हैं और इनकी आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ये सजेशन है कि अगर 5 लोगों को आप व्यंग पुरोधा के नाम से तैयार करें, मूल्यांकन करके छांटें, तो हम अपने अनुस्वार की ओर से या इंडिया नेट बुक्स की ओर से उन सबको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे। क्या बात है, चलिए अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं कुछ समय निकाल कर ये काम कर दूं। तो इससे ये तो है कि मैं मतलब मुझे मतलब देखिए, दो व्यंग लिखना और व्यंग के बारे में लिखना ये दो चीजें हैं। ठीक बात है। और ये दोनों एक ही व्यक्ति में हो ये आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है। मतलब यानी कि अंडे के बारे में मुर्गी से ज्यादा खाने वाला जानता है। ठीक बात है क्या नहीं? तो जरूरी नहीं है कि आप मुर्गी से ये कहें कि साहब अंडे की क्वालिटी बताइए आप। नहीं नहीं, बिल्कुल अंडा दे रही है ये इतना काफी है। नहीं, तो वो सब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में है कि नोबडी कैन बी हिज ओन जज। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी अब जैसे मैं अपने बारे में मतलब समझता हूं, मतलब मैंने पहचाना अपने बारे में कि मैं न केवल व्यंग लिख सकता हूं बल्कि व्यंग के बारे में भी बता सकता हूं लोगों को। ठीक है, कि आपने भाई, बहुत अच्छा। तो उसी नाते में बीच बीच में व्यंग के बारे में कभी कभी कुछ लिखता रहता हूं। 2 किताबें भी मेरी आई हैं, हिंदी गद्य लेखन में व्यंग्य और विचार, और व्यंग्य एक नई दृष्टि। उसमें मैंने मतलब सबकी धारणाओं से इतर, सभी व्यंग्यकारों, सभी मतलब पूर्व व्यंग्यकारों की धारणाओं से भिन्न एक स्थापना दी है कि व्यंग्य जो है वो विसंगति, वक्रोक्ति और ये सब इतने सारे जो कारण वो मतलब तत्व बताए जाते हैं, एक्चुअली वो उनसे नहीं होती। क्योंकि देखिए विसंगति को तो संपादक अपनी टिप्पणी में भी लिखता है, सभी लोग लिखते हैं कि साहब इतने देश में इतनी संगतियां व्याप्त हैं, लेखक भी लिखते हैं। ऐसे ही वक्रोक्ति आपके कई मतलब लेखों में पाई जा सकती है, वो व्यंग्य नहीं हो जाता। जो व्यंग्य को जो चीज व्यंग्य बनाती है वो है दृष्टि। दृष्टि 2 बल्कि 3 अर्थों में मैं कहूंगा। पहली बात, उसे किसी घटना या स्थिति को देखने की का नजरिया, नजर जिसे कहते हैं, हम किस नजर से देखते हैं किसी भी घटना को। कहानीकार किसी दूसरी एक नजर से देखता है, व्यंग्यकार दूसरी नजर से देखता है। तो एक तो दृष्टि यानी देखने का ढंग, और दूसरी जो है विचार जी। मतलब आपके पास विचार क्या है, आप विचारधारा क्या है आपकी, आप कैसे देखते हैं। आप जो है किसी चीज को, अगर मान लीजिए किसानों पर अत्याचार हो रहा है तो आप किसानों के ही विरोध में बोलने लगते हैं कि इन्होंने तो सड़क जाम की हुई है, या आप उस कारण पर जाते हैं कि इन्हें ये सड़क जाम करने का की वजह क्या है, इन्हें ये नौबत आई कैसे। तो आप गरीब के को ही वो बताने लगते हैं कि साहब ये तो काम ही नहीं करते हैं इसलिए भूखे मरते हैं, या उनकी भूखमरी का, उनकी दुर्दशा का कारण आप वास्तविक कारण ढूंढते हैं। तो ये दृष्टि से पता चलता है, यानी विचारधारा से, विचार से। जी। और मैंने ही ये मतलब स्थापना की है कि जो विचार से व्यंग्य पैदा होता है और व्यंग्य विचार को पैदा करता है। जी। मतलब विचार महत्वपूर्ण है व्यंग्य के लिए। और तीसरी चीज है कि विजन जिसे कहते हैं। दो आप ठीक है ये सब हो रहा है, आपने बता दिया कि साहब ये खराब है, ये है, लेकिन आप क्या चाहते क्या है, आप मतलब क्या देना चाहते हैं। तो ये 3 चीजों में मतलब जो है दृष्टि व्यंग्य को व्यंग्य बनाती है। और अदरवाइज तो व्यंग्य शब्द में भी व्यंग्य नहीं है। अगर आप कह देते व्यंग्य तो कोई व्यंग्य नहीं हो जाता। ठीक बात। व्यंग्य को व्यंग्य बनाना पड़ता है। लेकिन एक चीज जरूरी है कि व्यंग्यकार को संवेदनशील होना चाहिए।
और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यंग्यकार आप जिनसे मिलते हैं उसमें अधिकांश लोग संवेदनशील नहीं है। अगर आदमी संवेदनशील नहीं है तो दो चीजों का अभाव मुझे दिखाई पड़ता है। पहला ये कि वो किसी भी विसंगति की संवेदना को या उसके सूक्ष्म तत्व को पकड़ नहीं पाएगा और उपचारात्मक संदेश या उपचारात्मक उपसंहार नहीं कर पाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कई बार छद्म व्यंग्यकार भी होते हैं ना। छद्म मतलब जो व्यंग्यकार मूल रूप से है नहीं, लेकिन व्यंग्य के क्षेत्र में आ गए हैं क्योंकि व्यंग्य में प्रचार ज्यादा है, पैसा मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, जल्दी छप जाता है, क्योंकि अखबार हर पत्रिका एक व्यंग्य का कॉलम रखती है अपने पास। तो जिनमें संवेदना नहीं है वो व्यंग्यकार नहीं है, सीधी सी बात है, भले ही उनको व्यंग्यकार कहा जाता रहे या नहीं कहा जाता रहे। अब ये स्थिति आ गई है, आप देखें व्यंग्य में व्यंग्य न होने की स्थिति है कि अखबार में रचना के नीचे लिख दिया जाता है कि लेखक व्यंग्यकार है। रचना से अगर नहीं भी पता चलता तो भैया ये व्यंग्यकार है और ये रचना व्यंग्य है। नहीं, इसमें ये वही किस्सा हो गया कि सोने की चीज आप कोई खरीदें तो उस पे हॉलमार्क लगवा लें। जी तो ये हॉलमार्क लगा देते हैं संपादक। अच्छा, ये बताइए आपके विचार से व्यंग्य की उत्पत्ति भारत में हुई है या अंग्रेजी के सैटायर से उत्पन्न हुआ? आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो समझता हूं कि जो व्यंग्य है वो सटायर से भिन्न है। जो विदेशों में जो सटायर, अंग्रेजी में खासतौर जो जिसे सटायर कहा जाता है, उससे हमारा जो व्यंग्य है वो भिन्न है और होना भी चाहिए। हम अपने देश के लिए, अपने देश की परिस्थितियों के, जिस तरह से मैनेजमेंट जो है, आप भारत में मैनेजमेंट को विदेशी सिद्धांतों और विदेशी पुस्तकों से नहीं समझा सकते, इसी तरह से व्यंग्य को आप अपने मतलब अपनी स्थितियों और अपनी परिभाषाओं के बिना नहीं समझा सकते। जी, तो ये ठीक है कि मतलब विदेशों में व्यंग्य बहुत अच्छा लिखा गया है, सब कुछ है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारा जो व्यंग्य है वो हमारे यहाँ से ही उत्पन्न हुआ है, वो किसी का प्रभाव नहीं है। आपकी बात से मतलब मेरी जो धारणा है वो पक्की होती है जी। मैंने तो किसी जगह पर ये बोला कि हमें तो 1936 नहीं 1936 में संस्कृत के रचनाओं में व्यंग्य मिला। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए उस टाइम तक तो आप लोग व्यंग्य को जानते ही नहीं थे। बिल्कुल ठीक बात है। जब व्यंग्य को जानते नहीं थे तो आप हमारे को व्यंग्य का ओरिजिन वहां कैसे बता सकते हैं? संस्कृत में व्यंग्य बहुत मतलब छिटपुट मात्रा में मिलता है, लेकिन मिलता है, और अनेक श्लोक उसमें जो ऐसे हैं जो आपको मतलब आज के व्यंग्य के बराबर खड़े हो जाते हैं जी। मुझे याद आता है एक श्लोक में कहा गया है कि एक वैद्य किसी अर्थी को जाते हुए देख के कह रहा है कि यार मैंने तो इसका इलाज भी नहीं किया, फिर ये क्या मामला हुआ? ये तो वही हाल हो गया जी। जैसे एक लेखक ने अपनी संस्तुति नहीं भेजी एक साहित्य संस्थान को। अच्छा। लेकिन साहित्य संस्थान के गुरुजी उनको जानते थे जी, जानते थे जी। तो वैसा हुआ क्या कि जिस समय पुरस्कारों की घोषणा हुई तो उन्होंने उस आदमी को पुरस्कार दे दिया। और पुरस्कार भी क्या दिया पता है? डोगरी भाषा के विख्यात कवि। अच्छा। तो वो बोला यार मैंने तो डोगरी भाषा पढ़ी भी नहीं है, लिखना तो दूर रहा, और मुझे डोगरी ये इसी साल का किस्सा है। जी जी जी। क्योंकि मेरा संस्कृत की बैकग्राउंड, मतलब संस्कृत का अध्ययन बहुत ज्यादा है मेरा, वो इसलिए मैं जानता हूं कि संस्कृत में बहुत अच्छा व्यंग्य है और ये परंपरा चली आती है और बाद में मतलब घनीभूत नहीं है, वो स्थितियों के कारण होता है ना। आप देख कबीर तक आके स्थितियां कैसी खराब हो गई, वो धार्मिक मतलब कट्टरता, उत्पीड़न और ये सब शुरू हो गया, तो उन्होंने उनके उसमें सब मिलता है, धर्म क्या होता है और काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद नहीं बनाए या इस तरह की चीजें उन्होंने, तो उनसे हाँ, और ऐसे ही जो है कर का मन का फेर, मन का डारी के कर का मन का डारी के मन का फेर। तो ये इस तरह के जो है कबीर, मतलब कबीर में बहुत घनीभूत हो जाता है वो व्यंग्य करके। अब
सोचने वाली बात यह है कि व्यंग के विषयों में अगर वृद्धि नहीं होती तो व्यंग व्यंग संकुचित हो करके फिर ऐसे पन्ने पलटने लायक रहेगा, पाठकगणों का जो जुड़ाव तो होगा नहीं ज्यादा। देखिए व्यंग्य में बहुत गिरावट आई। एक तो सीमित शब्दों में व्यंग्य लेखन का दौर शुरू हो गया। आप 200 शब्दों में लिख दीजिए, 250 शब्दों में लिख दीजिए, तो विषय के साथ पूरा न्याय नहीं हो पाता। इसके लिए बहुत बड़ी प्रतिभा चाहिए, मतलब आप सब कुछ समग्र रूप से 200, 250, 300, 400 शब्दों में समेट दे सब कुछ। इसके लिए एक बड़ी प्रतिभा चाहिए जो सभी में नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमें इन चीजों, ये जो सांचे हैं, इसमें भर के देना है, ईंट बनानी है तो इस सांचे में गारा भरना है, उसको छोड़ करके हमें अपने रचना तैयार करनी चाहिए। हमें व्यंग्य लिखना चाहिए, फिर वो कहीं फिट होती है या नहीं होती है, या किसी अखबार में छपती है या नहीं, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। कोई भी श्रेष्ठ रचना कभी भी उपेक्षित नहीं रह सकती बहुत दिनों तक। बट सर परेशानी दूसरी है जी। परेशानी जो मेरी समझ में आई है 3-4 सालों में प्रकाशन और साहित्य सृजन दोनों कामों से जुड़े हुए देख के, मैंने इधर की और उधर की दोनों साइड ऑफ टेबल देखी हैं जी। तो मुझे तो ये लगता है कि आदमी की छपास इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो लिखने के पहले ही छप जाना चाहिए उसको। सही बात है, ये सही। इन सब चीजों से व्यंग्य का स्तर गिरा है। और उसके बाद क्या होता है कि वो आफ्टर द ब्रेक और फलाने जिमके और चेंबूर समाचार ऐसे अखबारों में अगर कहीं जगह मिल गई तो उसको लोग धड़ाधन सोशल मीडिया में 100 पीपुल का टैग करके फटाफट लगा दिया, लोगों ने फिर पढ़ा भी नहीं। ये सोशल मीडिया पर कोई संपादक तो है नहीं जो आपको रोक देगा, ये समझाएगा। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे संपादक मिले हैं जिन्होंने मतलब रचना को झोंकाते छापने के बजाय वापस भेज दिया, भैया इसमें ये चीजें ठीक करके भेजो, या वापस भेज दिया ये समझाने के लिए कि ये छपने लायक नहीं, इसे सही करो। तो जब आपके लोग सर सोशल मीडिया पे लाइक अगर मिल जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं। और लाइक की कहानी तो ये कि एक बार एक सज्जन ने एक भगवान की फोटो लगाई और ऊपर संदेश लिखा कि हमारे पिताश्री का देहांत हो गया, तो उसको जो लाइक कर दिया लोगों ने, वो भी लाइक कर दिया। हाँ, तो ये यही है ना, मतलब जब आप लाइक्स और कमेंट्स से तुलना, मतलब ये मापने लगे कि साहब रचना कैसी है, तो ये ऐसे ही होगा। अभी ये जो दौर है, ना तो कोई पढ़ता है, ना कोई चाहता है कि उसको कुछ क्रिटिसाइज किया जाए, कुछ आलोचना उसकी हो, वो चाहता ही नहीं है। वो बस छप गया और वो ब्रह्मवाक्य है। और उसमें समस्या ये है कि लेखन विस्फोट हो रखा है इस समय। हाँ बिल्कुल, लेखन विस्फोट हो रखा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज ये दूंगा कि आपका इंटरव्यू मेरा 100वां इंटरव्यू है। अच्छा, 100, क्या बात है। आई एम कंप्लीटिंग 100 विद योर इंटरव्यू। क्या बात है, क्या बात है। तो हमने लोगों के विचार बड़े व्यापक स्तर पर देखे, क्योंकि हमने प्रश्नावली मोटे तौर पर एक ही चीज रखी थी, तो कंपैरेबिलिटी ऑफ द थॉट्स हो गया या कंपैरेबिलिटी ऑफ द व्यूज हो गया। तो मैंने देखा कि पढ़ाई की बड़ी जरूरत है जी। आदमी किताब बाद में पढ़ता है, आंसर पहले दे आता है। जी 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 जी। क्या होगा। बिल्कुल प्रकाशक लोगों से कहा जाता है कमाई कर रहे हो, कहाँ कमाई रखी प्रकाशक के पास में, जब उसको मटेरियल ही नहीं मिलेगा। मूली मिलेगी, मोटी वाली जो कोई खरीदता नहीं है, पतली मूली हो तो बिक भी जाए। जी जी जी। बड़ी वाली मूली तो कोई खरीदता नहीं है, उसे तो गैया कोई खिलाना पड़ता है। जी जी। ये तो कोई समझता नहीं। नहीं, ये असल में लेखक जो है पाठकों की, मतलब प्रकाशक की समस्या को समझता नहीं है। ये एक कॉमन, मतलब ये एक संयुक्त उत्पाद है। पुस्तक जो है एक संयुक्त उत्पाद है, लेखक और प्रकाशक की, और पाठक भी इसमें जुड़ता है। लेकिन लेखक जो है वो दोनों की परवाह नहीं करता। वो सोचता है कि मैंने जो कर दिया बस फाइनल है। वो प्रकाशक को मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि प्रकाशक अपने घर से पैसा लगा रहा है, उसको वो पैसा वापस चाहिए, नहीं तो वो आगे नहीं कुछ कर पाएगा। और ये सब चीजें हैं, मतलब वो उसका कारण यही है ना कि लोगों को लेखन का भी महत्व, लेखन में भी कितनी कठिनाई से लेखक बनता है, उसका भी पता नहीं है लोग। सर जी, प्रकाशक का डायलेमा तो वहां सबसे ज्यादा हो जाता है जब 350 रुपए का बिल
किसी के पास पहुंचे और वो बोले यार ये तो ज्यादा लगा दिया है, अरे अच्छा। जबकि उस पर डिस्काउंट लिखा हो 40%। ओहो। तो हाँ 40% डिस्काउंट के बाद भी ज्यादा लगा दिया है, तो हमने कहा फिर क्या कर चाहते हैं आप, कुछ कम जी। कर लीजिए। हमने कहा आप 350 में क्या कम कर ले, आप ऐसा करो बिल में नीचे -350 लिख करके उसको टांग लो फाइल में। क्या किया जाए, ये सही है। लेकिन ये मतलब लेखकों को भी इसमें ये समझना चाहिए कि अब अगर प्रकाश को। हमने बल्कि कई लोगों से कहा, हमने कहा देखो भाई लेखक हो तो आप मानस पुत्र उत्पन्न कर रहे हो, जी जब दैहिक पुत्र उत्पन्न होता है तब तो आप लाखों करोड़ों लगाते हो उसको जी, पढ़ाने क्या बात, क्या में। बात है। और जब मानस पुत्र पैदा होता है तो आप कहते हो खाली 5 प्रतियां दे दो बस काम चल जाएगा, बाकी जी आप जानो। तो भैया उसको भी तो कुछ खिलाओ पिलाओ मानस पुत्र को। सही, सही बात है, जबकि सही बात। सच्ची बात यह है कि दैहिक पुत्र भले आपको वृद्धाश्रम छोड़िया है, जी लेकिन ये मानस पुत्र आपको वृद्धाश्रम नहीं ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा आपने। फिर एक दिन ऐसी चर्चा चल रही थी सर, तो मैंने कहा देखो आप लोग लिखते हो कि लड़की के रेप रेप हो गया और ये इज्जत लूट ली, फलाना किया ढिमका किया, आपने कभी पलट के उधर देखा कि लड़कियों ने कितना रेप किया? जी। कहते कैसे कह सकते हैं आप? हमने कहा कहानी सुनते हो। हमने कहा चांदनी चौक में एक दरोगा साहब थे, तो दरोगा साहब का एक व्यापारी के साथ में खुन्नस हो गया। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें सिखाऊंगा, मैं ऐसी सीख सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर मेरा नाम नहीं भूलोगे। तो अच्छा उसका हालचाल पता किया, सच्ची घटना बता रहा हूँ, उसका हालचाल अच्छा। पता किया तो मालूम हुआ ये शुगर का मरीज है और इसका ब्लड जो है ना वो 15 दिन में एक बार सैंपल लिया जाता है और फला फला लेबोरेटरी में जाता है। अच्छा उसने जुगाड़ करके उस लेबोरेटरी से थोड़ा सा खून ले लिया अच्छा। और खून लेकर के एक जीबी रोड की वेश्या के साथ टाई अप किया और जी उसको वो खून जो है ना वो कपड़ों पे डाल के और FIR लिख दी और उसको अरेस्ट कर लिया। ओहो। अब उसकी तो बेइज्जती हो गई जिंदगी हम्म भर। हम्म। फिर वो फोरेंसिक में भेजा गया तो वहां से अप्रूवल आ गया कि अच्छा ये ब्लड तो इसी का है। अच्छा। अब तो बचने के रास्ते ही खत्म हो गए। हम्म। फिर किसी तरह कोई वकील मिला होगा, उसने टेढ़े मेढ़े तरीके से उसको शुद्ध किया। अच्छा। बस एक ही कमी थी, कमी ये थी कि उस वेश्या ने उस आदमी को कभी देखा नहीं था। ओह। तो वो पहचान नहीं पाई। ये किस्मत का तेज था बंदा कि वो पहचान नहीं पाई हाँ शिनाख्त में, तो ये बच गया, वरना जी पूरा नपा था। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ इस तरीके की घटनाएं सिर्फ एक पक्ष के साथ नहीं होती, चाहे दहेज में हो, चाहे रेप में हो, चाहे जी 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 शेड्यूल कास्ट में हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब में हो, चाहे फलाना ढिमका जो भी है। जी जी। तो इसलिए ऐसे चीजों पर भी व्यंग लिखना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ा क्षेत्र तो लिखने वाला राजनीति नहीं है, जी राजनीति तो पिछलग्गू है जी और पिग्गी राइड कर रही है किस पे, गेस जी। कीजिए। राजनीति किस पे पिग्गी राइड कर रही है, आप गेस कीजिए राजनीति तो धर्म पर कर रही है ना। नहीं। राजनीति पिग्गी राइड कर रही है न्यायपालिका पे, क्योंकि सही। न्यायपालिका में निंकम्पूप लोग बैठे हुए हैं जो जी सिर्फ अपनी कोर्ट का कॉलर ऐसे उठाते हैं, कहते हैं मैं जी जी माय लॉर्ड जी। हूं। सही बात, सही बात। किसी भी सामाजिक, किसी भी अर्थशास्त्रिक, आर्थिक, किसी भी मानवीय कारण के ऊपर कभी भी सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह रात को 12 बजे नहीं खुलती, लेकिन अफजल गुरु के लिए खुल सकती है। सही बात, सही बात। ये उनकी न्यायप्रियता का सबूत है। जी तो मैंने एक कुछ घटनाएं लेकर के मैं किताब लिख रहा हूँ, जी। कंटेम्प्ट ऑफ जस्टिस, अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा। जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ ये दिखाने की कि कोर्ट ने कहां पर कंटेम्प्ट किया। जस्टिस मीन्स देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। जी जी जी। If the rule of law has not been protected, that means it is whimsical, and if it is whimsical, then it is a contempt of justice. जी जी जी। लेकिन इसको छपवाऊंगा तब जब मैं बिल्कुल निरीह हो जाऊंगा, नहीं उठा के मुझे अंदर डाल देंगे सुब्रतो राय सहारा की तरह। और लिख किताब।
यही समस्या है ना कि न्याय, असल में न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य बहुत कम इसलिए लिखा जाता है कि वहां तो बोलने की गुंजाइश नहीं छोड़ते वो। इसके पहले कि आप कोर्ट ठीक करके फाइल खोलो, वो बोलते हैं डिसमिस। जी बिल्कुल। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक एग्जांपल अगर छोटा सा देता हूं सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि शायद हो सकता है इन चीजों पर कभी आप जी जी संगति जी अट्रैक्ट करे और आप इन पे लिखें। जी न्यायपालिका में हम कब जाते हैं? सपोज करो इनकम टैक्स ऑफिसर ने हमारे ऊपर 20 लाख रुपए का डिमांड नोटिस दे दिया। जी हम सोचते हैं कि यार 20 लाख तो लगने ही नहीं चाहिए, जी तो हम कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट वाला बोलता है पहले तो आधा आधा जमा करो तब स्टे देंगे, जी और आप तब तक 1.5-2 लाख रुपए फूंक चुके होते हो, जी आपको स्टे मिलता नहीं। जी असेसमेंट ऑफिसर कहता है कहो बेटा, हमने कहा था ना कि हमारी बात मान जाओ, तो बोलता है साहब जी गलती हो गई, अब क्या करें। तो होता क्या है, आदमी इसीलिए कोर्ट जाने के बजाय असेसिंग ऑफिसर से ही बात कर लेता है कि जी भैया कुछ दे दे के खत्म करो इसको, जी जी जी। पता है कोर्ट में कुछ मिलेगा नहीं। तो ये तो जो राग दरबारी में एक लंगड़ है कैरेक्टर, जी लंगड़ नाम का एक पात्र है, वो इसी पूरे पूरे उपन्यास में जो है वो न्याय प्रक्रिया पर व्यंग्य है। वो एक नकल लेना चाहता है बिना रिश्वत दिए, हाँ, और नहीं मिलती, और उसको बिना नहीं मिलती, पूरी आखिर तक नहीं मिलती है। तो इसी पर एक छोटा सा चुटकुला है, आखिरी सेंटेंस जी में आपको खाली चुटकुला सुनाता हूँ, जी फिर हम जी वापस जी जी हैं। जी चुटकुला ये है कि एक बार एक गांव का आदमी कोर्ट में केस चल रहा था, तो उस जी दिन जजमेंट था, तो जजमेंट उसके फेवर में हुआ, उसको छोड़ दिया गया, एक्विटल हो गया। तो जज साहब ने कहा खुश हो तुमको छोड़ दिया है? तो कहते साहब बहुत खुश हूं, भगवान करे आप जल्दी दरोगा बनो। तो कहले दादाजी हम दरोगा से ऊपर हैं। कहले साहब हमें तो कुछ पता नहीं कौन ऊपर कौन नीचे, लेकिन ये बात जरूर है कि आपने 15 साल ले जी जो केस खत्म करे को, हाँ। दरोगा साहब ने 5,000 मांगे थे, कहते अभी खत्म कर देते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। आदमी 15 उसको दरोगा साहब को पैसे दे के केस खत्म करवाना ठीक समझता है कोर्ट में जाने के बाद। ठीक बात, ठीक, ये दुर्भाग्य है। ऐसी विसंगतियों पर व्यंग्यकारों को प्रहार करना, लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, होना चाहिए प्रहार। ये होना चाहिए कि मुहर्रम में कहीं हिंसा क्यों नहीं दिखती, जी और दही हांडी में आप लंबाई और ऊंचाई नाप रहे हैं, जी जी आप कौन कौन से बालक कितने कितने किलो के होंगे ये डिसाइड कर रहे हैं। हम्म तो कभी जो मुहर्रम की तलवारों की साइज भी डिसाइड कर दो। हम्म खैर, तो हम वापस चलते हैं और उसी बात पर वापस पहुंचते हैं कि पाठकों से जुड़ाव क्यों नहीं हो पा रहा लेखकों का आज, जबकि खूब अच्छा लिखा जा रहा है, खूब अच्छा लिखा जा रहा है। पाठकों से जुड़ाव असल में लेखक की दृष्टि में पाठक है नहीं, लेखक की दृष्टि में वो केवल खुद ही है, या थोड़ा बहुत प्रकाशक है जिससे उसे किताब छपवानी है। जब तक मतलब देखिए, हम जो है हमने अपना अध्ययन कर, हम बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, बहुत बड़े मतलब डिग्रीधारी हो सकते हैं, लेकिन हमें उस स्तर पर आकर के लिखना होगा जहां जो स्तर हमारा पाठक समझता है, क्योंकि अंततः हमें पाठक को दे रहे हैं हम कुछ चीज, और क्या, तो हमें उसकी मतलब उसका ध्यान रखना पड़ेगा, इस अर्थ में नहीं कि वो क्या चाहता है कि हम लिखें, बल्कि हम अपनी बात उस तक संप्रेषित कर दें जी। तो जब तक ऐसा नहीं होगा और जब तक हम उसकी आवाज नहीं बनेंगे, आज पाठक की आवाज कितने आदमी बन रहे हैं, पाठक की बात कहना मतलब पाठक कैसे जुड़ता है, जब पाठक को ये लगता है, खासतौर से व्यंग्य में, जब पाठक को ये लगता है कि भाई मेरे दुख दर्द इस आदमी ने कहे हैं, मैं परेशान हूं, मैं कुछ कह नहीं पा रहा, लेकिन इस आदमी ने मेरी बात उठाई है, जब तक ये नहीं होगा तब तक व्यंग्यकार जो है पाठक, अर्थ क्या निकलेगा है जी, हमने कहा तब तक उसका अर्थ क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वो किताब छप जाएगी, आज छपने छपाने का दौर है, लिख दिया छप गया और पढ़ा रहेगा, लेकिन पाठक तक तो पहुंचता नहीं। नहीं सर, इसमें दो चीजें होती हैं और जोड़ लीजिएगा कि छप गया तो प्रकाशक से पहला प्रश्न पूछा जाएगा
ऑनलाइन पे डाला, अमेजन पे, हाँ सब डाल दिया। तो लिंक क्यों नहीं भेजा? लिंक भेजिए तो अपने दोस्तों को बांट दे, तो सब सब खरीदने को तैयार बैठे हैं, आपने लिंक ही नहीं भेज रहे मेरे को। अच्छा मैंने कहा भैया अच्छा। लिंक भेज देंगे। जो लिंक भेजा, कह भैया 250 रुपए की किताब रखी, थोड़ा कम कर दो। मैंने कहा, कितना कर दें? कहते हैं 150 कर दो। हमने कहा अच्छा ठीक है 150 कर दी। 10 मिनट बाद हमने भेज दिया कि लो भैया 150 रुपए में किताब बिकी। अच्छा। फिर हमने 3 महीने इंतजार करने के बाद पूछा, हमने कहा यार तुम्हारी किताब तो हमने पैक करके रखी हुई थी, वैसे ही रखी है। लेखक तो देखिए, मतलब अगर कोई लेखक ये कहता है कि भाई मैं मतलब अपने मित्रों, मेरा बहुत बड़ा मित्र वर्ग है और मैं उससे अपनी किताबें बिकवा दूंगा या मेरे दोस्त मेरी किताबें खरीद लेंगे, मैं इसको सही नहीं मानता। नहीं सर, इसके पीछे एक रीजन है। जी। रीजन ये समझने का है कि क्या आपने कभी उन दोस्तों की किताब खरीदी? बिल्कुल सही बात है। हमारे बिल्कुल सही। हमारे एक रचनाकार हैं जी। जिन्होंने अपने दोस्तों के बीच में 550 किताबें हमसे लेकर के वितरित की। अच्छा। पैसे हर दोस्त ने पैसे दिए, 2-4 को छोड़कर। जी 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 550 किताबें वितरित की। जी जी। फिर एक कला रचनाकार हैं जिन्होंने 250 किताबों के लिए मेरे से कह दिया कि 250 किताबें हम अभी आपकी बिकवाते हैं 1 हफ्ते के अंदर, बस जी। एक काम कर दीजिए 250 किताबें मेरे पास भेज दीजिए तो मैं उसमें साइन कर दूं। अच्छा तो उन्होंने साइन कर दिया, 250 की जगह 350 किताबें बिक गई। अच्छा। तो लेखकों को सहचार करना पड़ेगा जी प्रकाशकों के साथ, जी 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 तभी होगा। ये एक सिंपल सी एनालॉजी है कि जब तक आपका इंटरनल सर्किट यानी फैमिली सर्किट, जी क्रिएटिव सर्किट एक्टिवेट नहीं होगा तो बाहर तक बात नहीं जाएगी। जी जी जी। ठीक बात। खैर ये चलता रहता है। हम तो आपसे ये जानना चाहेंगे जी कि ये जो डिजिटल युग आप देख रहे हैं, सारा कुछ डिजिटल होता जा रहा है, जी सरकार भी काफी डिजिटल हो गई है, जी। तो इस युग डिजिटल में आप विश्वविद्यालय भी खुलने जा रहा है। डिजिटल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है, जी तो फिर लोगों की लाइफ डिजिटल ज्यादा हो जाएगी। जी तकनीक ने दूरियां, भौगोलिक दूरियां तो खत्म करी हैं, लेकिन मनों की दूरियां बढ़ा दी हैं। जी जी अब जी। डिजिटल में और बढ़ेगा तो भविष्य क्या लगता है आपको साहित्य का सर? साहित्य का भविष्य जो है, देखिए साहित्य की अपेक्षा तो बनी रहेगी, साहित्य का महत्व बना रहेगा, उसका रूप बदल सकता है, उसके मतलब उसको पहुंचाए जाने का रूप बदल सकता है। फिर भी मैं समझता हूं कि भारत में जहां पर ये जो डिजिटल चीजें हैं वो बहुत दूर दूर तक नहीं है। अब आप आज ही देख, शिक्षा में ही देख लीजिए, आप कितने बच्चे मोबाइल से पढ़ पाते हैं, कितने के पास डाटा है, कितना क्या कर पाते हैं। तो किताब का तो फिजिकल भी महत्व बना रहेगा भारत में। नहीं सर, देखिए भारत में हम बहुत तेजी से आगे चलते हैं। जी इसके पहले कि बच्चे को मोबाइल का सीधा मोबाइल किधर है ये समझ के पकड़ना आए, तब तक हम उसे ऑनलाइन सिखाने लगते हैं। ये कहाँ की बात है? ये शहरों की बात है ना, शहरों की बात है। ये अब। लेकिन शहर तो सारे के सारे भारत नहीं है। आप ग्रामीण भारत में देखिए, कितने लोगों के पास खाने का नहीं है, वहां मोबाइल क्या होगा। नहीं सर, वो भी छोड़ दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ जब नोएडा में वाईफाई की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, सिग्नल वीक है, बिल्कुल तो झुमरी तलैया का तो छोड़िए। बिल्कुल सही बात है। तो वही मैं कह रहा हूं, तो वहां और अभी अब मैं देख रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं कुछ पुरानी किताबों के समूहों का सदस्य हूं। हाँ हाँ। और मैंने ये देखा है कि जहां हम यहाँ के नई किताबों के प्रकाशकों के देखते हैं सब किताबें नहीं बिकती, वहां किताबें अगर आप मतलब मैं वहां से भी खरीदता रहता हूँ किताबें। मेरे पास, आप आश्चर्य करेंगे, 10,000 से ज्यादा किताबें हैं। अरे वाह। और मैं पहली तनख्वाह से मैं 10% जो आय है अपनी किताबों पर खर्च करता हूँ। यही चाहिए, बिल्कुल जी सही चीज आपने याद दिलाई। जी जब तक आदमी मसाले की और तेल की, सब्जी की तरह किताबें नहीं खरीदने नहीं लगेगा, तब खरीदेगा। तक उनका परिवार जो है ना सुरक्षित नहीं होगा। जी उनकी तो बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल तो सही बात है। संस्कार तो किताबों से ही आते हैं। किताबों से ही आते हैं। और मैं तो मतलब आप देखिए, आज मैं बता रहा हूँ आपको कि कम से कम ये 45 से 50 साल होने जा रहे हैं जब मेरी पहली नौकरी लगी थी।
जी सर। तो तब से मैं निरंतर और अभी भी मतलब खर्च करता हूँ। मेरे पास 10,000 से किताबें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की हैं, कुछ अन्य भाषाओं की भी हैं। जी और मेरे बच्चों को भी मैंने ये संस्कार दिया। उनकी अपनी भी छोटी छोटी लाइब्रेरी, मेरी अपनी बड़ी लाइब्रेरी के अलावा उनकी अपनी निजी लाइब्रेरी भी है। और इनसे जितना ज्ञान मिलता है, जितना मतलब आप जो है एक जीवन जगत से परिचित हो पाते हैं। छोटी सी लाइब्रेरी आपको दिखाना चाहता हूँ। जी जी जी। ये मेरी घर की लाइब्रेरी है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मेरे तो जो है हर जगह मतलब ड्राइंग रूम में से लेकर बेडरूम और ये सब, अब ये जहां मैं बैठा हूँ वो मेरा लिखने का कमरा, लिखने का है। हाँ तो मेरे पास किताबें आसपास देखेंगे तो मतलब बेतरतीब तरीके से किताबें पड़ी रहती हैं, क्योंकि मुझे काम करना पड़ता रहता है उसमें। तो बहुत सारी मतलब जो है ये हमें वो बनाना पड़ेगा। एक चीज सब और दिखाएंगे। जी। ये देखिएगा, वाह। ये ऊपर वाली रो दिख रही ना, जी जी। ये नीचे ग्रीन वाली है, फिर स्काई ब्लू है, फिर क्या बात है, क्या बात। ये सारी किताबें मेरी लिखी हुई हैं। क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह, बहुत लाखों खूब, किताबें हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। 36 किताबें मैंने लॉ में लिखी हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत और बढ़िया। और हिंदी साहित्य में 75 हो गए क्या बात है, संपादित छोड़ के। क्या बात है, क्या बात है। तो आप तो शतक वीर शतक हैं। शतक वीर होने वाला है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात तो और हमारे यहाँ बच्चों के यहाँ, हर बच्चे के यहाँ लाइब्रेरी बनी मिलेगी। है, बहुत अच्छी बात है, बहुत भले वो अच्छी। अमेरिका में रहते हो, लेकिन जी जी जी। लाइब्रेरी उनको उनके यहाँ पूरी मिलेगी। देखिए हम हर चीज खरीदते हैं, मतलब एक नारा आता था उसमें, शायद सरिता में लिखते थे वो, कि आप मांग कर कपड़े पहनते हैं क्या, मांग कर आप खाते हैं क्या, फिर मांग कर किताब क्यों पढ़ते हैं, हाँ याद ऐसा है। कुछ होता था। तो मेरा कहना यही है, मेरा मतलब सबसे निवेदन है ये, और सुझाव है, परामर्श है, कि हमें मतलब मेरे यहाँ तो देखिए सिद्धांत ये है कि हम अपने कपड़ों पर कम खर्च कर दें। मेरे बच्चों को ये कह रखा है कि अन्य चीजों अपने, क्योंकि आय जो है आमदनी वो सीमित है, तो आप अन्य चीजों पर खर्च कम कर दो, लेकिन किताबों पर खर्च बराबर बनाए रखो। तो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि हम भले ही ये ना काम कर पाए कि साहब हम अपने अन्य कपड़ों पर, खाने पर या अन्य चीजों पर, अपनी अन्य आवश्यकताओं पर खर्च कम कर दें। अगर हम ये नहीं भी कर पाए तो भी हमें पुस्तकें जरूर खरीदनी चाहिए। पुस्तकों का जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। देखिए एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं आपको। किसी के यहाँ ड्राइंग रूम में मतलब एक शराब की बोतल रखी है हाँ मेज पर, जी। कोई उसको पीता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता उसको, हाँ लेकिन आप समझिए कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और पड़े पड़े किसी दिन कोई पी सकता है उसको, और क्या। है कि नहीं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि मेज पर आपकी किताब पड़ी है, कोई उसको पढ़ता नहीं है, लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और एक दिन कोई उसको पढ़ सकता है, जी। और आप जब पढ़ सकता है तो आप देख लीजिए किताब कितना ज्ञान देती है, कितना अनुभव प्रदान करती है। पूरी जिंदगी का लेखा जोखा किताबों में मिल जाता है, आपको दिशा मिल जाती है। एक एक दोहे से, मतलब आप जो है, जैसे कबीर का तो कोई दोहा है, अगर आप उससे दिल में उतर जाए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप तो ऐसी ये किताबें करती हैं ये काम, जिंदगी बदलने का। अच्छा आदमी, आदमी को एक अच्छा आदमी बनाने का काम करती हैं किताबें। जी 1 मिनट लूंगा सर, मैं जरा निकाल। जी जी। हमने अभी नई प्रोजेक्ट एक शुरू की है सर। अच्छा। और नई प्रोजेक्ट जो है भारत की लोक कथाएं। अच्छा। तो इनका एक संकलन करके अच्छा। छाप रहे हैं। जी जी। वाह, जातक कथाएं, क्या बात है, बहुत अच्छा। सिंहासन बत्ती से जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हितोपदेश, गीतोपदेश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बेताल पचीसी। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा।
आह क्या ये किस्सा चार दरवेश। चार दरवेश, जी, ये 25 वॉल्यूम है टोटल, अच्छा, बहुत अच्छा। जो 5 वॉल्यूम हर महीने के हिसाब से आते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसी कुछ करते रहते हैं सर। आप काफी वैविध्यपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, अब क्या करें सर, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था तो 4 डिपार्टमेंट और 17 प्रोजेक्ट मेरे अंडर में थे। अच्छा तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 18 लोग कमरे में खड़े होते थे कभी कभी। अच्छा अच्छा, क्या बात है। और इंडिया तो इंडिया, इंडोनेशिया, आपका सिंगापुर, आपका इजराइल, जी लंदन, दुबई वगैरह वगैरह, जी चाइना। जी 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 जी। तो हल्का फुल्का काम करते मजा ही नहीं आता। बहुत अच्छी बात है। तो अंत में आपसे खाली एक गुजारिश है, जी, अपने अनुभव और सीख के आधार पर आप नवोदितों को या उदीयमान लेखकों को क्या संदेश या सुझाव देना चाहेंगे? मैं एक लेखक के नाते, जो पहले हो गया है, उस नाते मैं उनको ये एक परामर्श देना चाहूंगा कि वो लिखने पर ध्यान दें। दो चीजें हैं, एक तो मतलब पढ़ना जारी रखना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, अपने अग्रजों को, अपनी विधा के अग्रजों को पढ़ते रहना चाहिए। उससे दिशा मिलती है, उससे पता चलता है कि परसाई जो है वो परसाई कैसे हुए थे, कैसे हुए थे? और एक बेंचमार्क बन जाता है कि अगर हमें परसाई जैसा होना है तो हमें ये ऐसा लिखना पड़ेगा। ये एक बेंचमार्क बन जाता है, कसौटी बन जाती है। सही बात। और दूसरे, हमें लिखते हुए अन्य किसी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। हमें पुरस्कार मिले नहीं मिले, अगर आप लिखेंगे तो आपको पुरस्कार मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप पुरस्कार के पीछे दौड़ेंगे तो पुरस्कार तो सीमित है, वो तो ये आपसे भी। सही बात है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से जी, पूछे बताते भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखने पर ध्यान देना चाहिए, और अपने चारों तरफ जो है अपने नजरें रखनी चाहिए, जहां भी विसंगति है, जहां भी कोई गलत हो रहा है, जहां भी, और किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जो व्यंग्यकार है वो गरीब की, पीड़ित की आवाज है, वो सत्ता की आवाज नहीं है। जी सर। वो सत्ता जो है, सत्ता का तो पावर करप्ट्स, ये तो मतलब बहुत अनुभवी लोगों ने पहले ही कह दिया। हाँ, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एब्सोल्युटली। तो सत्ता के साथ जो, जिसके पास सब कुछ सारे साधन हैं, वो उसके बरक्स आप गरीब आदमी, जिस पर सत्ता बनी कैसे रहती है, आप देख, सत्ता बनी रहती है अन्याय अत्याचार के कारण, लोगों पर जुल्म ढा करके, लोगों की आवाज नहीं सुनने दे करके। सर, तो इसलिए अर्थशास्त्र में एक जॉन ग्रिशम हुए हैं, जी, तो उन्होंने एक जगह पर लिखा है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर बाहर देती कर देती है, है। बिल्कुल सही बुरी बात है, मुद्रा की जगह बुरा आदमी अच्छे आदमी को चलन से बाहर कर देता बाहर है। कर देता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लिखने पर ध्यान दें। अगर आप लिखेंगे तो सब कुछ आपके पास मिलने के वो होंगे, लेकिन आप बिना लिखे अगर आप इधर उधर की चीजों में भटक जाएंगे तो फिर लिखना नहीं हो पाएगा, फोकस ही नहीं जो कि बनेगा। असली चीज है। फोकस ही असली नहीं चीज बनेगा। लिखना है, पुरस्कार वगैरह नहीं है। ठीक बात है। तो ये चीजें, दो चीजें हैं, मतलब एक लेखक के लिए अध्ययन बहुत आवश्यक है, और अध्ययन केवल अपनी विषय का नहीं बल्कि बहुमुखी मुखी अध्ययन होना चाहिए, वो आपके लेखन में झलकता है और वो काम आता रहता है। जो जो आप पढ़ते रहते हैं वो आपके लेखन में काम आता रहता है, आपके लेखन को वैविध्यपूर्ण बनाता है, रोचक बनाता है, उसका विस्तार करता है वो। सही बात है। लेकिन और अगर आप सोचेंगे, मुझे याद है एक लेखक हुआ, एक व्यंग्य में ही एक लेखक हुआ था, काफी 5-7 साल पहले की बात है। वो कहता, साहब हमारे पास समय नहीं है पढ़ने वढ़ने का। तो बस फिर आप चाहते हैं कि आप लिखें और दूसरे आपको पढ़ें, तो ये कैसे संभव है जब आप नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम जो है दूसरे की किताबें नहीं खरीदते और चाहते हैं कि वो हमारी किताबें खरीद ले। आज किताबें जो है केवल मुफ्त में लेने देने का चलन हो गया है। हर व्यक्ति ये अपेक्षा करता है कि साहब ये मुझे मुफ्त दे दे, और जो मुफ्त किताब आई है वो पढ़ी नहीं जाएगी, ये भी समझ लीजिए आप। वो रद्दी वाले को दे देंगे थोड़े दिन बाद। हाँ, वो कहीं रद्दी वाले को दे देंगे, मतलब क्योंकि उसकी कोई आपने कीमत नहीं चुकाई ना। जब आप कोई कीमत चुकाते हैं तब आप समझते हैं कि नहीं यार, कम से कम 300 रुपए को दिए हैं तो मैं 300 रुपए इसे वसूल तो कर लूं।
तो पढ़ते हैं, आप कोशिश करते हैं कि पढ़ें, लेकिन लेखकों के बीच में पुस्तकों का जो चलन है वो ये अपेक्षा रहती है कि हम जो है हमें कोई भेज दे और हम फिर पढ़ें या नहीं पढ़ें वो अलग बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो है पुस्तक खरीद के पढ़ें। तो ये एक मतलब चक्र, जो सुचक्र जिसे कहते हैं, वो चलेगा और किताबें खरीदी जाएंगी, फिर वो छपेंगी। ये मतलब इस तरह से एक चक्र, एक अच्छा चक्र चलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि साहब मैंने लिख दिया, कोई छाप रहा है, वो कैसे छाप रहा है, कैसे नहीं छाप रहा है, उसकी क्या कठिनाई है, वो सब कुछ नहीं। आप देखिए लेखक जो ज्यादातर ये मान के चलते हैं साहब प्रकाशक तो मौज करते हैं और प्रकाशक आप तो हमारे बल पर जुड़े रहते हैं, आपको तो पता है कितनी कास्टिंग आती है जी। वही मतलब क्योंकि मैं प्रकाशन से भी जुड़ा रहा हूं तो मैं जानता हूं कि प्रकाशन की क्या क्या मतलब कठिनाइयां होती हैं और क्या क्या उसमें करना पड़ता है। हमने तो इतना काम कर लिया, लेकिन इसके बावजूद अगर प्रकाशन पर डिपेंडेंट करें तो दाल रोटी भी ना मिले। नहीं, हाँ सही बात है। तो इसलिए वो लोग देखिए कुछ ऐसे होते भी होंगे, जैसे मान लीजिए सरकारी खरीद में या इसमें उसमें ऐसे होते हैं, लेकिन सभी प्रकाशक ऐसे नहीं है। हमें लेखक और प्रकाशक को एक साथ मिलकर के वो एक संयुक्त प्रोडक्ट है, ये दोनों का बालक है, ये हमें उसकी परवरिश में दोनों को योगदान करना चाहिए। करेक्ट। तो और लेखकों से मेरा यही है कि भाई आप जो है उस पर आप चारों तरफ देखेंगे, आपके चारों तरफ विसंगतियां फैली पड़ी हैं। आप जो है केवल एक जगह देखेंगे, नहीं साहब मुझे यहीं पर ही देखना है विसंगति, तो जब आएगी तब आएगी मैं लिखूंगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी दृष्टि खुली रखें और दिन में से जितना भी आपको समय मिलता है, आधा समय पढ़ने के लिए लगाइए और आधा समय लिखने के लिए लगाइए। ये लगभग वैसा ही है कि जैसे एक सरदार जी ने गाड़ी खरीदी जी, वो 4 व्हीलर खरीदी जी जी, तो लोग कहेंगे 4 व्हीलर तुम्हारी बाहर खड़ी हुई, इसको ले क्यों नहीं जाते हैं? कहते मैं तो उस दिन ले जावा जिस दिन सारी लाइटा चौराहे दी ग्रीन होनी है। अब ग्रीन तो कभी हो नहीं सकती तो गड्डी चलती नहीं पई। इसी ह्यूमर के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मेरी यही कामना है। और ये काम करते रहें। आपने बैंक के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रहे हैं, पूरे साहित्य के लिए कर रहे हैं, तो आप ये काम करते रहें और ईश्वर आपको स्वास्थ्य प्रदान करे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद सर, आभार। धन्यवाद आपका भी।